नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खाने पीने के बारे में कि पार्किंसन पेशेंट को क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना और खाने पीने में पार्किंसन पेशेंट सबसे बड़ी गलतियाँ क्या करता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गलतियों से। तो पार्किंसन पेशेंट से जब आता है, हम मिलते हैं, बात करते हैं तो बहुत बातें हमारी होती हैं क्योंकि अक्सर उनकी एज मेरे से बड़ी होती है, मैं उनसे अनुभव ले रहा होता हूँ उनकी लाइफ के बारे में। तो जब मेरी बारी आती है उनसे सवाल पूछने की तो अक्सर हम पूछते हैं, डॉक्टर क्या खाते हैं आप, क्या पूरे दिन खाते हैं, ज़रा समझाइए। तो कहते हैं सुबह उठ के मैं दलिया खाता हूँ, फिर दोपहर में रोटी सब्जी खाता हूँ। मैं पूछता हूँ सब्जी कौन सी, ये जो बना दे। अब ये जो क्या बना दे, वो घिया तोरी टिंडा। क्यों? क्योंकि दांत नहीं है, दांत कमज़ोर हैं, या फिर उनकी मैडम के दांत में कोई दिक्कत है, वो नरम खाना पसंद करती हैं। तो सब्जियां क्या खा रहे हैं, घिया तोरी टिंडा। मैंने कहा रात को क्या खाते हैं, रात को कुछ नहीं खाते, दूध पी के सो जाते हैं। अब पार्किंसन पेशेंट में अगर हम इस तरह का खाना देते रहते हैं तो ये गलतियों में से एक है, क्योंकि उनका शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है। जो हम खाना खा रहे हैं वो कुपोषित है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उनके शरीर को, उनके दिमाग को वो रिवाइव कर सके, ताकत दे सके, चला सके। तो सबसे पहले चीज़ आपने क्या करनी है, समझने वाली ज़रूरत, वो है अपने शरीर को समझने की कोशिश करनी है कि उसके अंदर चल क्या रहा है। जिस दिन आप समझ गए चल क्या रहा है, किस वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसका उल्टा करके आप अपने शरीर को आराम दे सकते हो। तो सबसे पहला काम हम जानने की कोशिश करते हैं कि पार्किंसन में हो क्या रहा है। तो हमारा जो ब्रेन है ना, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये बहुत करोड़ों न्यूरॉन सेल से इकट्ठे होने से बना हुआ। ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं, कुछ आपकी याददाश्त बना रहे हैं, कुछ आपको बोलने की शक्ति दे रहे हैं, कुछ आपको देखने की शक्ति दे रहे हैं, बट इनके सारे काम बटे हुए हैं। बट ये आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। और ये बातचीत कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, केमिकल सिग्नल से। ये जो सिग्नलिंग हो रही है आपकी ब्रेन की, आपकी मसल्स के साथ, ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही चल रहे हैं। अब ब्रेन उम्र के साथ बड़ा भी होता है, अब वो कमज़ोर भी होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, दिमाग की भी दिक्कतें आ रही हैं। अक्सर इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है, याददाश्त में दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें याद रहना बंद कर देती हैं। ये एक नॉर्मल दिक्कत है, ये सबके साथ उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते होता है। बट अगर अगर आपके ब्रेन में बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, यानी उसका जो डिग्रेडेशन है वो फास्ट हो रहा है, उसी को आप पार्किंसन समझ लो। अभी डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसे नुकसान पहुंचा रही है। अब जब पार्किंसन पेशेंट आता है, साथ में बैठता है, पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपको 40 में पार्किंसन हो रहा है, 50 में पार्किंसन हो रहा है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पार्किंसन बिना कारण के नहीं हो रहा। पेशेंट को कई कई सालों से, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, नींद ही नहीं आती। रात को 2 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, रात को 4 बार उठना पड़ जाता है, घबराहट होती रहती है। तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दूसरा कारण हमें देखने को मिलता है कि कोविड में काम को नुकसान हो गया था, जिम्मेवारियां ज़्यादा थी, टेंशन बहुत थी। तो और क्या कारण देखने को मिलता है कि परिवार में पिताजी का देहांत हो गया, या फिर हमारा जो जो अपने बच्चे थे उनके कोई नुकसान हो गया, या फिर उनका देहांत हो गया। तो वो जो गम होता है, वो जो स्ट्रेस लेवल होता है, उसकी वजह से पार्किंसन डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि उससे उनकी नींद जा रही होती है। तो अगर हम देखें पार्किंसन के कारणों के बारे में बात करें तो ये मुख्य तौर से हमें कारण देखने को मिलते हैं। एक कारण और मिलता है, वो है पारिवारिक, कि दादाजी को था अब आपको है, पिताजी को नहीं था, या पिताजी को था बेटे को भी है, भाई को भी है। तो ये मुख्य मुख्य कारण होते हैं। बट ये पारिवारिक वाले कारण हमें कम देखने को मिलते हैं, मुश्किल से 5 से 10% लोगों में। 90% पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है कि नींद ना आना, स्ट्रेस का ज़्यादा होना, ये हमें कारण देखने को मिलता है। अब सवाल यह कि ब्रेन जब स्ट्रेस में है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से ब्रेन को नुकसान कैसे पहुंचता है। तो जब आप सोते हो, जब आप उठते हो, आप अपनी बॉडी को कैसा महसूस करते हो? एकदम फ्रेश, हल्का हल्का। बट सोते समय, सोने से पहले, शाम के टाइम आपकी बॉडी कैसी हो जाती है? भारी हो जाती है, लेजी हो जाती है। तो सोने पे ऐसा क्या होता है कि आपकी सारी थकावट निकल जाती है? कभी सोचा है? ये जब हम रात को 8-9 घंटे की अच्छी सी, गहरी सी, प्यारी सी नींद लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्लो डाउन हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। हमने जो खाना खा रखा था उसकी जितनी ताकतें होती हैं वो हमारे शरीर को रीजनरेट कर रही होती है। एनाबॉलिक एक्टिविटीज बॉडी में चल रही होती है। हमारी मसल रिपेयर हो रही है, हमारा ब्रेन की टिश्यू रिपेयर हो रहे हैं, हमारी आइज रिपेयर हो रही हैं। अगर ये नींद प्रॉपर ना हो, 8 घंटे की ना हो, तो ये जो रिपेयर का काम होता है ना, ये नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके। इसका रिजल्ट क्या होता है कि नींद ना लेने पे जो दिक्कतें किसी इंसान को होती हैं वो पार्किंसन पेशेंट में नींद कम लेने से होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप एक रात ना सो, अगले दिन आपके साथ क्या होगा? घबराहट होगी, खाना नहीं खाओगे, वॉमिटिंग करने का मन करेगा, चक्कर आएंगे, यही सब होगा। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, यही सबके साथ होता है एक रात ना सो वो। तो अब पार्किंसन पेशेंट में ये सोने की बात हो रहा है, क्योंकि हमने रात को ढंग से नींद नहीं ली, आधी अधूरी नींद ली है, कच्ची पक्की नींद ली है, तो उसको भी ये दिक्कतें महसूस होनी शुरू हो जाएगी। वो उसको डिप्रेशन सा बनना शुरू हो जाता है। पेट साफ नहीं होता क्योंकि खाना नहीं खाया जा रहा, भूख नहीं लग
रही, महसूस नहीं हो रही, कोई अच्छी बात हो रही तो वो खुशी महसूस नहीं हो रही, ये सारी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ पार्किंसन पेशेंट हो, नींद अच्छे से लो, पूजा पाठ, योगा सब करेंगे, बट 8 घंटे की नींद के बाद। कुछ पेशेंट आते हैं और बड़े फक्र से बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं सुबह उठ के ना 4 बजे ब्रह्म में उठता हूँ और मैं पूजा करता हूँ। मैं क्या सोते कितने बजे? 12 बजे। नहीं, आप बीमार होगे ही होगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी 8 घंटे की नींद रात की नहीं ली। फिर मैं बोलता हूँ कि आप रात को 8 घंटे क्यों नहीं सोते? डॉक्टर साहब मैं दोपहर में सो जाता हूँ 4 घंटे। मैं क्या नहीं चलेगा, आपको रात को 8 घंटे की नींद लेनी ही पड़ेगी। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि नींद, जिस तरह से खाना जरूरी है उस तरह से नींद जरूरी है। आपकी नींद किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप एलोपैथिक मेडिसिन अगर खा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसको लेने के बावजूद भी आपकी नींद 8 घंटे की होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है तो आपको वहाँ पर अपने खाने पीने में, अपने एक्सरसाइज में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा काम बनता है। तो अगर किसी पार्किंसन पेशेंट को ठीक करना है तो पहला काम नींद ठीक करना, बाकी सारी बातें बाद में। तो वापस आते हैं खाने पे। हम खाने के बारे में बात करते हैं बट हम घूमते घूमते नींद पे पहुंच गए। तो अब आपका खाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खाना अगर आप रात को पेट भर के खाते हो, अच्छे से खाते हो, तो एक अच्छी सी नींद आती है। रात को अगर आपने सिर्फ दूध पिया है या फिर एक सेब खा के सो रहे हो तो आपका पेट आपको जगा के रखेगा। क्यों? उसको भी समझ लेते हैं। जब आप अनाज खाते हो तो उसको पचाने के लिए आपका शरीर का सारा जो ब्लड होता है वो पेट की तरफ चल देता है, इसे डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करना। आपके ब्रेन को ब्लड कम मिलता है और जैसे इसको ब्लड थोड़ा सा कम मिलता है नींद आनी शुरू हो जाती है। अब नींद तो चाहिए थी, अब नींद कैसे आ रही? खाना खाने से आ रही। अगर आप खाली पेट सो रहे हो तो ब्लड जो सर्कुलेशन है ब्रेन में चलता रहेगा अच्छी मात्रा में, तो ब्रेन आपका ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, ज़्यादा वो अलर्ट रहेगा, सब कुछ सुनाई देगा, कौन से कहाँ कौन चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, चौकीदार जो जा रहा है उसका डंडा बज रहा है नहीं बज रहा है, उसने सीटी बजाई नहीं बजाई, गेट पे कौन खड़ा है, सब महसूस होगा आपको लेटे लेटे, क्योंकि आपकी नींद गहरी नहीं हो पाई। तो पहली चीज़, रात को खाना खाना जरूरी। दूसरी चीज़, अब आपका शरीर टूट रहा है। हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन का बना हुआ है। ये मांस देख लो, नाखून देख लो, बाल देख लो, ब्रेन देख लो, किसका बना हुआ है? फैट का, प्रोटीन का। आप पूरे दिन में जब घिया तो टिंडा खा रहे हो तो उसमें क्या नहीं है? प्रोटीन नहीं है, फैट आपने बंद कर रखा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होगी, डायबिटीज होगा, बीपी होगा, है ना। तो सीधा साधा हल्का फुल्का खाना खा रहे हो और सोचते हो कि इसमें आप स्वस्थ हो जाओगे। नहीं, आपको अपने खाने को हाई इन प्रोटीन रखना है और अपने खाने के अंदर 50% वेजिटेबल्स लेके जानी है। तो आपका मेन खाने के 2 हिस्से कर दो। एक है सलाद वाला हिस्सा, सब्जियों वाला हिस्सा, सलाद नहीं सब्जी। दूसरा हिस्सा आपका क्या है? आपका प्रोटीन। अब मैं सब्जियों पे क्यों जोर दे रहा हूँ उसको समझना, और मैं घिया तो टिंडे के खिलाफ क्यों हूँ उसको समझना। जब आप घिया तो टिंडा खाते हो तो उस सब्जियों में ताकतें कम होती हैं और उनके अंदर जो फाइबर है वो सॉल्युबल फाइबर है। बट हमें अपनी सारी सब्जियां घुमा घुमा के खानी चाहिए। जैसे एक दिन गाजर हो गई, एक दिन मूली हो गई, एक दिन कोई प्याज की सब्जी बना ली, एक दिन हमने मशरूम बना लिए, एक दिन हमने फलियां बना ली, एक दिन गोभी बना ली, किसी दिन ब्रोकली बना ली। तो सारी सब्जियां जो बाजार में आ रही हैं वो सारी की सारी आपने खानी होती हैं। चाहे मिक्स वेजिटेबल बना के खाओ, चाहे उसको घुमा घुमा के खाओ, बट कोई 3 या 4 सब्जियां रोटेशन में नहीं खानी होती, क्योंकि उससे आप बीमार और बीमार और बीमार होते चले जाओगे। तो आप उसे कद्दूकस करो, आप उसे आटे में गूँथो, उसको भरमा करके पराठा बनाओ, उसकी आप सौटे करो, जो मर्जी करो, बट वेजिटेबल्स को आपको खाना पड़ेगा, सारी वेजिटेबल, क्योंकि ये आपके पेट को साफ रखेगी, बीपी को कंट्रोल में रखेगी, शुगर कंट्रोल में रखेगी और छोटी मोटी परेशानियां आने नहीं देगी, क्योंकि इनके अंदर विटामिन मिनरल भर भर के होता है और वो शरीर को ज़रूरत है। तो अगर आप सब्जियां खा रहे हो, सारी सब्जियां खा रहे हो, तो आप अपने शरीर को ताकत देने के लिए खा रहे हो कि आपको मल्टीविटामिन ना खाने पड़े। क्योंकि टेस्ट करवाओगे तब पता लगेगा ना कि ये विटामिन कम है, ये मिनरल कम है। बट बिना टेस्ट किए कैसे पूरा करना, तो क्या तरीका है कि जिस चीज़ के अंदर वो भर भर कर होता है उसे खाना। तो वो है आपकी वेजिटेबल्स, उसे आप खाओ, क्योंकि अलग से तो आपने खाना नहीं है। सलाद खाओगे तो आपको दुखेगा, कभी दांत में दुखेगा, कभी वो पेट में दुखेगा, कभी आपको उसमें बीज नजर आ जाता है कि इससे पथरी होती है, कभी से वो होता है। तो अलग अलग टाइप के आप लोगों ने बना रखे होते हैं कि ये सब्जी से गैस होती है। आप उसको रोटी बनवाओ, आटे में गुथवाओ, पुलाव बनवाओ चावल के साथ, या फिर उसको सूखा पराठा बनवा लो तंदूरी वाला और खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। दूसरी चीज़ जो आपको अपने खाने में बढ़ानी है वो है प्रोटीन, क्योंकि आपका शरीर टूट रहा है। अब शरीर को टूट रहा है तो उसे कौन रिपेयर करेगा? प्रोटीन, क्योंकि अगर प्रोटीन निकल रहा है तो प्रोटीन डालना भी है। तो आपको अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? वेजिटेरियन के अंदर हमें मशरूम से मिल जाएगा, दालों से मिल जाएगा, दूध की आइटमों से मिल जाएगा। नॉन वेज में जाते हैं तो फिश है, चिकन है। अब समझना है कि आपकी लाइक्स क्या है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेरियन प्रोटीन खाओ,
दाल को अपने खाने में रखो, दाल की रोटी बनवा लो, जैसे दाल हो गई, प्याज हो गया, हरी मिर्च हो गई, मिक्स करवाया, रोटी बनवाई, खाई उसको। इसी तरह से मशरूम्स हो गए, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड होते हैं। मशरूम का सूप बनवा लिया या मशरूम की सब्जी बनवा ली। पनीर हो गया, पनीर की भुर्जी बना ली, पनीर का पराठा बना लिया, पनीर की रोटी बना ली। तो कोई भी चीज़ जो आपको पता है कि आप प्रोटीन है, आपको अपने डाइट में डालना है, क्योंकि इससे शरीर चलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपने एग्स डेली बेसिस पे डालिए। सुबह नाश्ता हुआ 2 अंडे खाऊंगा, उसके साथ मैं कुछ और खाऊंगा। क्यों? क्योंकि सुबह 2 अंडे खा लिया, आपका प्रोटीन का पार्ट पूरा हो गया पूरे दिन का। इसी तरह से आपने चिकन है, फिश है, इनका सूप ले लिया है, क्योंकि डाइजेस्ट तो होता नहीं होगा, इंटेस्टाइन्स पार्किंसन की वजह से स्लो हो जाती हैं, तो हमने उनको क्या किया, हमने उसको सूप बना लिया, चिकन सूप, फिश सूप। अब कुछ पेशेंट में से पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं मटन खा लूँ या फिर मैं कुछ और नॉन वेज खा लूँ। तो फिश, चिकन और एग्स के अलावा मैं कभी भी किसी भी पेशेंट को कुछ भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि फिश, चिकन जो है वो वाइट मीट है। वाइट मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होता है और ये आपकी गट के लिए भी अच्छा रहता है और आपकी बॉडी के लिए भी ठीक है कंपैरेटिवली। पर जैसे हम रेड मीट की बात करते हैं, मटन की बात करते हैं, तो ये आपके शरीर को बीमार बनाता है अगर इसे डेली बेसिस पे खाया जाए। तो फिश, चिकन तक तो ठीक है, उससे आगे मैं बढ़ता नहीं हूँ, तो मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूँगा। और ये जो सूप होते हैं ये आपको एक और फायदा देते हैं। आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिक्स वेजिटेबल का सूप बनवाओ, किसी दिन कॉर्न है, किसी दिन गाजर है, किसी दिन मशरूम है, किसी दिन कोई भी सब्जी दाल के साथ मिक्स करके सूप बनाने से या फिर चिकन फिश का भी सूप बनाने से हमारी बॉडी को फ़ायदा क्या होता है। जब आप सूप पीते हो तो वो पेट भरता है? नहीं। भूख खुलता है? हाँ। ताकत जाती है? हाँ। आपको बिना पेट भरे ताकत देने वाला खाना आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा? हाँ। तो पार्किंसन पेशेंट को डाइट में दिन में 2 बार सूप लगा लेना चाहिए। 2 खाने के बीच में, जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय को हटा दो, सूप को लगा दो। रोज़ अपना लिया, क्लियर सूप लिया या फिर सूप बनवाया, दिन में 2 बार, या पूरी फैमिली बैठ के पी रही है। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी बॉडी में प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, मिनरल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा जाएंगे। आपकी खाने की जो भूख है वो बनी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। इससे क्या होगा, बॉडी को रिपेयर करने का सामान ज़्यादा मिलेगा और आपकी जो पार्किंसन है उसे हमें हराने में मदद मिलेगी। जो पार्किंसन पेशेंट अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, खाने के अंदर सूप को ऐड नहीं करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उनकी रिकवरी देखने को धीमे मिलती है, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है बट वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने उसे पूरा करना है। बिना पेट भरे सूप एक बहुत अच्छा मीडियम होता है जिसको हर पार्किंसन पेशेंट को अपनी डाइट में रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ गए कि पार्किंसन में चल क्या रहा है, किस तरह का खाना हमने रखना है, किस तरह से हमें न्यूट्रिशन वैल्यू का ध्यान रखना है। फिर भी माइंड में कोई डाउट हो, मोस्ट वेलकम है, आप नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो, आके मिल सकते हो। इसी के साथ आपसे चलेंगे आगे, चाहूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।